सभी को नमस्कार। मैं वीरेंद्र छापोला डाइट हनुमानगढ़ की ओर से इस प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वार्ता में हम शेयर करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की सूचनाएं, आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपदा प्रबंधन की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं आखिर आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ क्या है, सबसे पहले अपने को ये चीज जाननी है। किसी भी क्षेत्र में, इसको ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना या गंभीर घटना जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान हो या मानव पीड़ा हो या क्षति और संपत्ति का विनाश हो या क्षति अथवा पर्यावरण को व्यापक नुकसान हो, तो ये आपदा की श्रेणी में आता है। तो ये आपदा की परिभाषा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अकॉर्डिंग। इसको ध्यान रखना है। अब आपदा कितने प्रकार की होती है, आखिर आपदा के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की आपदा होती है। आपदाएं दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन से दो प्रकार? मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित, जिसको मनुष्य ने खुद ही निर्मित कर लिया। जैसे मनुष्य की गलती से आग लग गई, दुर्घटनाएं हो गई, दुर्घटना चाहे सड़क मार्ग की हो, रेल मार्ग की हो या वायु की हो, सारी दुर्घटनाएं इसमें आएंगी। औद्योगिक क्षेत्र में कोई दुर्घटना हुई है मानव की गलती से, वो दुर्घटनाएं होने के बाद उनसे महामारी अगर फैल गई है, वो भी मानव निर्मित आपदा के अंदर ही कंसीडर होगी। कहीं बम विस्फोट हो गया, उससे होने वाला नुकसान आदि, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। अभी अपने दूसरी आपदा के बारे में बात करें तो दूसरी आपदा होती है प्राकृतिक। प्रकृति द्वारा कोई ऐसी घटना हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, बहुत भयंकर वाला सूखा, या कोई जबरदस्त तूफान आ जाए, या ज्वालामुखी फट जाए, या शीत लहर चल पड़े, या लू चल पड़े। अक्सर शीत लहर और लू, इन दोनों से इस क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र है इसमें हमें सामना करना पड़ता है। चक्रवात, बहुत जबरदस्त चक्रवात आते हैं, यहाँ हमारे कम आते हैं, लेकिन बहुत से एरियाज भारत के अंदर ऐसे हैं जिनमें चक्रवात बहुत आते हैं। महामारी कोई फैल जाए, प्रकृति प्रदत्त, या बिजली गिरे, बहुत ज्यादा तेज गर्जना हो, बहुत अधिक मात्रा में बिजली गिरे और उससे नुकसान हो। भूकंप अक्सर देखने में, भूकंप के नुकसान भी हमने देखे हैं। भूस्खलन हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है स्खलन हो जाए भूमि का, वो, और सुनामी, ये सारी जो चीजें हैं ये प्राकृतिक आपदा के तहत आती हैं। तो आपदा की परिभाषा और आपदा के प्रकार, इन सब के बारे में हमने जान लिया है। अब आगे अपने देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके बारे में आगे जानते हैं अपने। तो हमारा अगला टॉपिक है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसके बारे में यदि अपने जानकारी चाहें तो ये भारत गणराज्य के 56वें वर्ष 23 दिसंबर 2005 में संसद द्वारा आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया। अब इसके जो इसका संपूर्ण स्वरूप है, ये लंबा चौड़ा मैटर है,
11 इसके अध्याय हैं। यहाँ हमारे पास जितना समय होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 1 से लेकर के 11 अध्याय हैं, जो हम इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या इससे संबंधित रिलेटेड जो बुक्स हैं उनमें पढ़ सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल उनमें दी हुई है। लेकिन यहां मैं शॉर्ट रूप में आपको बताना चाहूंगा कि हर अध्याय में क्या चीज दी गई है। ये चीज मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं कि जो इसका पहला अध्याय है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जो अध्याय नंबर 1 है पहला, उसमें 3 चीजें मुख्य रूप से हैं: संक्षिप्त, नाम और विस्तार। नाम आपके सामने आ गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। विस्तार इसका संपूर्ण भारतवर्ष है। दूसरी जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है प्रारंभ। अब इसका प्रारंभ कहां से माना जाए? भिन्न भिन्न राज्यों और उपबंधों के लिए जो तारीखें केंद्र सरकार नियत करे वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत हो, संबंधित राज्यों और उपबंधों के लिए उसी दिनांक से इसका प्रारंभ माना जाता है। ये चीज इसमें पहले अध्याय में है। और पहले अध्याय में शेष हैं परिभाषाएं। इससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो अध्याय 1 में आपको मिलेगी। और अध्याय 2 में क्या चीज हम देखेंगे? अध्याय 2 में हमारा जो मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। 2 नंबर अध्याय में है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। अब इसमें प्राधिकरण की स्थापना कैसे हुई या कैसे होती है, राजपत्र, समय व स्थान ये कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्धारित करता है, जो कि भारत का प्रधानमंत्री। इसका पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। पदेन क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय, ये ध्यान में रखने वाली बात है। पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। इसके द्वारा निर्धारित होते हैं समय और स्थान, अधिवेशन, अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, सलाहकार समितियों का गठन, शक्तियां व उनके कृत्य, योजनाएं, मार्गदर्शक सिद्धांत और ऋण प्रतिदाय आदि आदि सारी चीजें जो है अध्याय 2 में हमें पढ़ने को मिलती हैं। अभी दोस्तों हम बात करते हैं अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 का जो मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसके अंदर क्या है कि उपयुक्त सारे के सारे जो कार्य है जो राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं उन्हीं को राज्य स्तर पर किया जाना कैसे करते हैं, या राज्य स्तर पर ये वाले जो सारे जो बिंदु हैं, ये वाले अध्याय 2 वाले, वो अगर राज्य स्तर पर आ जाएं उनकी डिटेल है अध्याय 3 में। इसी प्रकार अध्याय 4 में हमारे पास क्या है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब ये सारे के सारे काम यहां अध्याय 3 में आए थे राज्य स्तर पर, और अध्याय 4 में ये सारे के सारे उपाय आ जाएंगे जिला स्तर पर। अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में हमें पढ़ने को मिलेगा आपदा प्रबंधन हेतु सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय। अब कौन कौन सी सरकारों? केंद्र और राज्य सरकार, और उनके मंत्रालयों या विभागों के उत्तरदायित्व और योजनाओं आदि के बारे में पूरी की पूरी डिटेल अध्याय 5 में हमें पढ़ने को मिलती है। और अध्याय 6 में हमें पढ़ने को मिलता है कि स्थानीय प्राधिकारियों के कृत्य क्या हैं, क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो आपदा के समय या आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय जो प्राधिकारी होते हैं वो क्या क्या कार्य करेंगे और किस प्रकार किस स्थान पर किस तरह के कार्य किए जाने नियत होंगे। ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है हमें अध्याय 6 में। तो अब हम अध्याय 7 की अगर बात करें तो अभी चलते हैं अध्याय 7 पर। चलिए अध्याय 7 की अगर अपने बात करें तो अध्याय 7 में हमें क्या मिलता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान वह उसके अधिकारी व कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा अध्याय 7 में मिलता है कि उसके संस्थान कौन से हैं, कहां कहां हैं, और उसके अधिकारी और कर्मचारी कौन कौन होते हैं। ये सारी की सारी डिटेल अपने को अध्याय 7 में मिलती है। अध्याय 8 में हमें क्या मिलेगा? अध्याय 8 में हमें मिलेगा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। अब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियंत्रण और निर्देशन आदि सारी की सारी जानकारी जो है वो अपने को अध्याय 8 में मिलती है। और अध्याय 9 में हमें क्या मिलता है? अध्याय 9 में मूल रूप से हमें वित्त, लेखा और संपरीक्षा
आदि की डिटेल मिलती है। उसमें क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, राष्ट्रीय आपदा शमन निधि, राज्य सरकारों द्वारा निधियों की स्थापना और मंत्रालयों विभागों द्वारा निधियों का आवंटन, आपात उपापन यानी उपाय हेतु संसाधन कौन कौन से हैं हमारे पास, और उसका लेखा जोखा। ये सारी की सारी डिटेल जो है वो मिलती है हमें अध्याय 9 में। अब दोस्तों अध्याय 10 की यदि बात करें तो अध्याय 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा के समय अपराध और उनकी शास्तियां क्या हैं। ध्यान देने योग्य बात है, अपराध और शास्तियां। शास्तियों का मतलब होता है शासन द्वारा दंड का क्या प्रावधान है, किस अपराध के लिए कौन कौन से दंड, जैसे बाधा डालने पर कौन सा दंड दिया जाएगा, मिथ्या दावे पर क्या शास्ति होगी, धन या सामग्री के दुरुपयोग पर क्या शास्ति हो सकती है, सरकारी विभागों द्वारा अपराध पर क्या होगा, अधिकारियों की कर्तव्य पालन में असफलता या उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता, यानी कोई अधिकारी बहुत शिथिल है, वो कोई उल्लंघन कर रहा है उसके बाद भी वो मौन है, तो उस पर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, आदेश के उल्लंघन पर क्या हो सकता है, कंपनियों द्वारा अपराध किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, अभियोजन हेतु और पूर्व स्वीकृति न लेने पर क्या जो है शास्ति हो सकती है, और अपराधों के संज्ञान आदि की टोटल जानकारी जो है अध्याय 10 में हमें मिलती है। अब अंतिम और 11वां जो अध्याय हमारा है, अंतिम और 11वां, इस अध्याय में हमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब इसकी जो है एक तरह से शॉर्ट गाइडलाइन, यानी कि इसके बारे में सारी की सारी जो है वो सारांश कह सकते हैं, जिसको कतिपय परिस्थितियों हेतु नियम आदि बनाना या बदलाव करना, संशोधन व संसद में रखा जाना, मीडिया निर्देश, शक्तियों का प्रत्यायोजन और वार्षिक रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमें अध्याय 11 में देखने को मिलता है। तो इस तरह से अध्याय 1 से लेकर के 11 तक हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की मुख्य मुख्य बातें सारी जान ली है। इनकी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। इसकी डिटेल आप संबंधित बुक्स या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हम आगे का टॉपिक और देखते हैं। तो साथियों, अगला अपना जो टॉपिक है वो है आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद में क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह डिपेंड करता है आपदाओं के प्रकार पर। इसलिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो आपदा का प्रकार समझना है कि किस प्रकार की आपदा है। आग है, लू है, बाढ़ है, अन्य है, किस प्रकार की आपदा है, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक सार्वजनिक से बिंदु मैंने निकालने की कोशिश की है। अक्सर सभी आपदाओं में ये बिंदु कारगर हैं। वैसे अपनी डिटेल में बात करेंगे बाद में अगले टॉपिक में। अभी मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रकार की आपदा में आपदा से पूर्व हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपदा से पूर्व, आपदा की आशंका होने पर पूर्व तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। आपदा की आशंका है, सूचनाएं मिल रही हैं कि आपदा आने वाली है, तो हमें उससे संबंधित जो पूर्व तैयारी कर सकते हैं वो हमें आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल किट की व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आपदा है उससे संबंधित जो प्राथमिक दवाइयां हैं, प्राथमिक चीजें हैं, खपचियां हैं, पट्टियां हैं, दवाई है, आदि आदि की व्यवस्था हमें पहले से कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं और उपकरणों, कौन सी आपदा में किस प्रकार के उपकरणों की हमें जरूरत पड़ सकती है, उन उपकरणों की हमें पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे हमें क्या है कि आपदा के समय निपटने में बहुत सहायता मिलेगी। सही सूचनाओं से अपने आप को अपडेशन कर लेना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। सूचनाएं हमारे पास जो है वो सही होनी चाहिए। गलत सूचनाओं पर हम बहुत जो है आपदा का हिस्सा खुद हो सकते हैं। और आवश्यक सावधानियां हमें क्या बरतनी है, क्या आवश्यक सावधानियां हैं उस समय,
आपदा से पूर्व उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। कई बार लोगों को जैसी आपदा का पता चलता है, हाय तौबा, पहले ही मचा देते हैं, जो है खुद समस्या का हिस्सा हो जाते हैं। तो आपदा से घबराना नहीं चाहिए, हड़बड़ाहट में किसी प्रकार का फैसला नहीं लेना चाहिए। कई बार हमने सुना होगा कि फला जो है बच्चा जो डूब रहा था, उसकी माँ या पिता को या बड़े भाई को या बहन जो साथ में था, उसको तैरना नहीं आता था, उसने भी छलांग लगा दी, दोनों डूब गए। तो ये हड़बड़ाहट के फैसले हैं। हमें थोड़ा-सा विवेक से वहाँ काम लेना चाहिए, हड़बड़ाहट में फैसला नहीं लेना चाहिए और स्वयं किसी भी तरह से स्वयं जो है वो जोखिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें यदि काम नहीं करना आता तो हमें दूसरों को सूचित कर देना चाहिए, स्वयं करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि हम जानकार नहीं हैं चीज़ों के और फिर भी करने की कोशिश करते हैं तो हम उल्टा सहायता करने के बजाय स्वयं दुविधा में पड़ सकते हैं, स्वयं जो है आपदा का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अभी आपदा के दौरान क्या करना चाहिए हमें? आपदा के अनुसार संचार माध्यमों से स्वयं को जोड़ लेना चाहिए। आपदा के अनुसार जो संचार माध्यमों से समाचार हमें मिलते हैं, उनसे हमें जोड़ना चाहिए कि किस प्रकार से जो अब क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या करने की आवश्यकता है। बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को सहायता में जो है वो प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले उनकी मदद करनी चाहिए। असक्षम लोग जो है या घर में कोई विकलांग है, दिव्यांग है, उनकी जो है पहले सहायता हमें करनी चाहिए। आपदा के समय वही बात है कि हमें शांत रह करके काम करने चाहिए। दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमें विवेक से काम लेना होता है, शांत रहना होता है, धैर्यपूर्वक जो है सहायता और कार्य करने पड़ते हैं। अगर हम धैर्य का साथ छोड़ देते हैं तो फिर जो है हम किसी की सहायता करने की बजाय हो सकता है हमें सहायता लेनी पड़ जाए। सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपदा के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? स्वयं, बच्चों व दूसरों को जोखिम वाले स्थानों के आसपास जाने से मना कर देना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए और न ही बच्चों और दूसरों को जाने देना चाहिए। आपदा के बाद आपदा के बाद भी बहुत सारे कार्य जो है वो बच जाते हैं। वहां हमें क्या करना चाहिए? सरकारी जो दिशा निर्देश हमें मिले हुए हैं, उनका अक्षरशः हमें पालन करना चाहिए। आपदा के बाद अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है, जैसे बाढ़ आ गई या किसी प्रकार की आपदा से हम गुजरे हैं, तूफान से गुजरे हैं या भूस्खलन या भूकंप से जो है के बाद की जो स्थितियां हैं वो बड़ी खराब होती हैं। कई बार महामारी फैलने का डर होता है, पानी जो है जो खराब हो जाता है, खाने पीने की चीजें खराब हो सकती है, तो अतिरिक्त सावधानी वहां हमें रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है पुनर्निर्माण के कार्य व अन्य जो आवश्यक कार्य हैं उनमें हमें यथासंभव सहयोग करना चाहिए। ये सारी चीजें आपदा के बाद हैं। आपदा के बाद जो है कई लोग घर लौटने की जल्दी करते हैं, बहुत प्रकार की जल्दबाजियां होती हैं, उससे फिर वापस जो है समस्या खड़ी होने के खतरे रहते हैं। इसलिए ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं वो सभी आपदाओं में ध्यान रखने योग्य हैं। बाकी अगर हमारे को समय इजाजत देता है तो हम एक एक आपदा पर बाद में बात करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो रहेगा आपदा प्रबंधन और विद्यालय सुरक्षा। साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसको समझना और इसको बिल्कुल अच्छे से जो है ध्यान में कर लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें जो ध्यान में रखने योग्य बिंदु हैं, पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं। विद्यालय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। सब मेरे समक्ष जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो विद्वान लोग हैं। विद्यालय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, इस बिंदु पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि विद्यालय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। अगला जो बिंदु है, क्या विद्यालय में छात्र सुरक्षित महसूस करते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमारा जो विद्यालय है उसमें क्या हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं? क्या हमारा भवन सुरक्षित है? क्या हमारे पास बच्चों को सुरक्षित रखने के जो उपाय हैं वो मौजूद हैं? अगर बच्चों को उसके बारे में ज्ञान है तो बच्चे विद्यालय में सुरक्षित महसूस करेंगे, वरना
हो सकता है कि हमारे बच्चे विद्यालय में सुरक्षित महसूस ना करें। अगर हमारा विद्यालय भवन जर्जर है या निजी जगह पे कहीं है, बाहर अगर कोई डिजास्टर होने की गुंजाइश रहती है, तो बच्चों में भय बना रहना स्वाभाविक है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है स्कूल सुरक्षा का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। स्कूल सुरक्षा का अर्थ देखिए, स्कूल सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है जो है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है, उसके बाद हमारे स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी सुरक्षा है, फिर हमारे स्कूल के भवन की सुरक्षा है। ये सारी चीजें स्कूल सुरक्षा के अर्थ में आ जाती हैं। बहुत व्यापक इसका मायना होता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल सुरक्षा में ये 3 जो बिंदु है वो अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। चौथा जो हमारा बिंदु है वो और ही इंपॉर्टेंट है कि हम छात्रों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि यदि हमारे स्टाफ ने डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रखी है, हमारे बच्चों को डिजास्टर से अवगत करवा रखा है, कभी प्रार्थना सभा में उनके आगे ऐसी चीजों का जिक्र होता है, तो निश्चित रूप से हम छात्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट और उपकरण यदि मौजूद है, हम उसके बारे में पहले से सचेत हैं, तो निश्चित रूप से हम छात्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, स्कूल सुरक्षा में सुधार कैसे हो। स्कूल सुरक्षा में सुधार की जो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज हम और आप आपस में मुखातिब हैं। क्यों? ये भी सुधार का ही हिस्सा है कि हम आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको मैं जो है आपस में सूचना का शेयर कहूंगा। ये ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों, ये सूचना जो है सूचनाएं हैं, वो आपस में हम आदान प्रदान शेयर कर रहे हैं सूचना को। तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करेंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे, हमारे स्टाफ के साथ शेयर करेंगे, या हमारे विद्यालय में अदर जो दूसरे एम्प्लॉइज या दूसरे लोग जो काम करते हैं, हमारी जो एसडीएमसी और एसएमसी कमेटी है उसके बारे में, उनके साथ हम चर्चा करते हैं। हमारे एमडीएम बनाने वाले जो सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जितना ज्यादा हम इन चीजों को शेयर करेंगे, उतना ज्यादा स्कूल सुरक्षा में सुधार संभव होगा। कक्षा में सुरक्षा को बढ़ावा कैसे दें, यहां भी फिर वही बात आ जाती है कि कक्षा में सुरक्षा को बढ़ावा कैसे दें। कक्षा में हम बच्चों के साथ इसी चीज को शेयर करेंगे, बच्चों को जो बड़े बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बार बार अभ्यास करवाएंगे, उनको डेमो करने के मौके देंगे, तो कक्षा में सुधार को बढ़ावा अपने आप मिलेगा। भवन सुरक्षा दोस्तों, जहां हम काम करते हैं, प्रायः देखा गया है कि बरसात के दिनों में छतें जो है वो पानी से लबालब रहती है। वृक्षों का कचरा जो पानी निकास के जो पाइप है उनमें अटक जाता है, पानी ऊपर भर जाता है, सीलन आती रहती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा बहुत जगह, सभी जगह नहीं, बहुत सारे शिक्षक बंधु हमारे जागरूक हैं, बहुत सारे शिक्षक बंधु भवन को बहुत जो है संभाल के रखते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी देखी गई है कि जहां बहुत सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, या जो हमारे जर्जर कमरे हैं या छत है या उनकी टाइम पर रिपेयरिंग है, विभाग को सूचना देना है, ये सारी चीजें जो भवन सुरक्षा में आ जाती है। उनकी छतों की सफाई करवाना है, बरसात के दिनों में विशेष जो नीचे अगर पानी कहीं भरता है तो वहां दीवारों के पास मिट्टी डलवाना है, आदि आदि। और एसएमसी और एसडीएमसी कमेटी को जो है हम हमेशा जो है हम साथ लेकर के चलें, तो भवन सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। हमारा भवन सुरक्षित रह सकता है। टाइमली उनको उसको जो है हम रंग करवाएं, टाइमली उनकी जो है खिड़कियां हैं आदि है उनको रिपेयरिंग करवाएं, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अभी दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं ये भवन सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन विद्यालय सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन विद्यालय सुरक्षा डिजास्टर होने पर हम विद्यालय में किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रह सकते, उसके लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन डिजास्टर्स का हमें सामना करना पड़ता है, जिन आपदाओं का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। तो आग एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और कभी कभार विद्यालय में
इससे सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे प्रत्येक विद्यालय में सरकार ने जो है अग्निशमन यंत्र जो है वो दिए हैं। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमें जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर आग है क्या। आग का मायना हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को आग का मायना पता होना चाहिए। तो आग जो तीन चीजों का मेल है दोस्तों, देखिए यहां तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है ज्वलनशील पदार्थ, दूसरी चीज है ताप, और तीसरी चीज है वायु या ऑक्सीजन युक्त वायु। इन तीनों चीजों का जो मेल है वो आग है, वो आग का रूप धारण करता है। अब जो है इसकी परिभाषा हम कैसे तय करेंगे? आग की परिभाषा, उच्च ताप के कारण वायु की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया आग है। ज्वलनशील पदार्थ पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया आग है। अब हमने आग को जान लिया है कि आग क्या चीज है, आग की परिभाषा क्या है। अब यह जानना जरूरी है कि आग बुझती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें वो है आग बुझती कैसे है। देखिए दोस्तों, तीन चीजें मैंने आपको बताई। पहली है ताप, दूसरी है वायु और तीसरी है पदार्थ। इन तीनों चीजों की चयन होती है, इनमें जब रासायनिक क्रिया होती है तो आग का रूप धारण करती है। इन तीनों पदार्थों, इन तीनों चीजों में से किसी एक को यदि हम हटा दें, किसी भी एक को हटा दें, किसी भी एक को, तो आप देखिए यदि ताप हट गया तो वायु और पदार्थ कभी जल नहीं सकते। यदि वहां से हमने वायु को हटा दिया तो ताप के कारण पदार्थ कभी नहीं जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जब तक उसको उपस्थिति नहीं मिलेगी तब तक पदार्थ नहीं जलेगा। ताप और वायु दोनों हैं, लेकिन हमने पदार्थ को अलग कर दिया तो फिर जलेगा क्या? इसलिए इन तीनों में से किसी एक को हटाकर इसकी चैन तोड़ते ही आग स्वतः ही बुझ जाती है। आग स्वतः ही बुझ जाती है। ये जो है तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमें इन तीनों में से किसी एक की चैन को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है वो आगे की बात है। अब जो है हम आगे सबसे पहले हमें, आग जो है दोस्तों एक ही प्रकार की नहीं होती है, आग कई प्रकार की होती है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा आग के प्रकार। आखिर आग कितने प्रकार की होती है, आग के प्रकार कितने हैं, ये चीज जो है हम अभी अगले जो हमारा बिंदु है उसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो आइए जानते हैं आग के प्रकार के बारे में। दोस्तों, आग चार प्रकार की होती है और उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसे बुझाने के तरीके भी होते हैं। इनको अगर अपने देखें तो ये अलग अलग मैंने छांट दिया है इनको, आग के प्रकार और बुझाने के तरीके क्या हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। पहला जो आग का प्रकार है वो सामान्य आग है। सामान्य आग की श्रेणी में आएगी कोयला, कपड़ा, कागज आदि में लगी हुई आग सामान्य की श्रेणी में आती है। और इसे बुझाने का तरीका है पानी, ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक से ही इसे बुझाया जा सकता है। दूसरे प्रकार की जो तेल आग है वो है तेल की आग, जैसे डीजल या पेट्रोल आदि में लगी हुई आग। इसको डीसीपी एक्सटिंग्विशर और फोम एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। डीसीपी एक्सटिंग्विशर मतलब ड्राई केमिकल पावर एक्सटिंग्विशर, और फोम एक्सटिंग्विशर होते हैं इसके लिए। इसमें पानी या ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको इन एक्सटिंग्विशर्स के माध्यम से बुझाया जा सकता है। तीसरे प्रकार की हमारी जो आग है वो है रासायनिक व बिजली की आग। अब रासायनिक पदार्थों या शॉर्ट सर्किट से लगी हुई जो आग है वो इस श्रेणी में आती है, तीसरे प्रकार की, और इसको डीसीपी और ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। यहां देखिए प्रकार बदल गया है, यहां डीसीपी और फोम है और इधर डीसीपी और ऑक्सीजन है। अभी आ जाइए आप चौथे प्रकार की आग, जो धातु की आग। किसी भी धातु में यदि आग लग जाती है तो उसको डीसीपी और ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। यानी ये दोनों जो प्रकार हैं ये सेम हैं और ये दो प्रकार हैं वो अलग प्रकार हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि आग चार प्रकार की होती है और इन चारों प्रकार की आग को इस तरह से इन तरीकों से बुझाया जा सकता है। तो अभी अपने जो है आगे चलते हैं कि विद्यालय में हमें अक्सर कौन से प्रकार की आग का सामना करना पड़ता है, और वो आग है सामान्य आग
या फिर सिलेंडर आदि में, लकड़ियों आदि में जो आग लग जाती है, उसका हमें विद्यालय में अक्सर सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि उस आग को काबू पाने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से उस स्थिति से हमें उभरना चाहिए। तो आइए देखते हैं सामान्य आग की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। हमें करना चाहिए कि 101वें स्थानीय दमकल को सूचना देनी चाहिए। कम से कम 2 सुरक्षित मार्गों का निर्धारण कर लेना चाहिए वहां से निकलने के लिए। धैर्य व शांत रहते हुए काम करना चाहिए और बिजली के सभी उपकरणों का संपर्क हटा देना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं, बिल्कुल संपर्क उनका हटा देना चाहिए। रेत व पानी की बाल्टियां तथा कंबल आदि उपलब्ध हैं तो तैयार रखने चाहिए। नाक व मुंह पर गीला रुमाल या कपड़ा बांध लेना चाहिए। कपड़ों में लगी आग को नीचे लेटकर पलटते हुए बुझाना चाहिए, न कि भागना चाहिए। पीड़ित को कंबल में लपेटना चाहिए ताकि उसको वायु की उपस्थिति नहीं मिले, आग नहीं बढ़े। क्या नहीं करना चाहिए? सबको विदित है कि भीड़ संकरी गलियों व घरों में पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखों के अधिक आवाज के लिए कंटेनर, टीन, घड़े या कांच की बोतल से नहीं ढकना चाहिए उन्हें। लंबे व ढीले कपड़े पहने हैं तो उन्हें फोल्ड कर चुस्त कर लेना चाहिए और हो सके तो गीला कर लेना चाहिए। जले हुए भाग पर कभी भी चिपकने वाली टेप नहीं लगानी चाहिए। सिगरेट, बीड़ी आदि के जले हुए टुकड़े यहां वहां नहीं फेंकने चाहिए। ये सावधानियां हैं। इसके अलावा अन्य जो ध्यान में रखने योग्य बिंदु हैं वो ये हैं कि विद्यालय में हमारे पास जो अग्निशामक यंत्र है उसको सुलभ व पहुंच वाले स्थान पर रखना चाहिए दोस्तों। कई बार क्या कि हमारा जो अग्निशामक यंत्र है बहुत ऊंचा अलमारी में या स्टोर में कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है, मौका पड़ने पर वो मिलता ही नहीं है। तो ये सुलभ और पहुंच वाले, जल्दी से मिल जाने वाले स्थान पर इसको रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यंत्र को समय समय पर पुनः भरवाना चाहिए और भरवाने से पहले हमारे पास जो यंत्र है उसका बच्चों को उसको जो है उसकी डेट एक्सपायर होने से पहले बच्चों को उसका डेमो करके दिखाना चाहिए और जो योग्य बड़े बच्चे हैं हमारे विद्यालय में उनको डेमो करने के अवसर भी देने चाहिए ताकि बच्चों का हौसला बढ़े, उनका डर खत्म हो और उनको यंत्र को चलाना आए। एक बार भरे यंत्र से कई बार डेमो करके दिखाया जा सकता है दोस्तों। जरूरी नहीं कि उसकी सारी गैस एक साथ ही हम निकाल दें, कई बार 2, 3, 4 बार भी हम उसका डेमो कर सकते हैं। डेमो के बाद यंत्र को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको रिफिल जरूर करवा के रख लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए क्योंकि यह अति आवश्यक है। गैस सिलेंडर में यदि आग लग गई है तो क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले देखें कि गैस के कौन से भाग में, सिलेंडर के कौन से भाग में आग लगी है। रेगुलेटर में लगी है, पाइप के पहले सिरे पर लगी है या दूसरे सिरे पर लगी है। आग लगी कहां है इसका निर्धारण पहले कर लेना चाहिए ताकि उस हिसाब से हम एक्शन ले सकें। आग कितनी देर से लगी है और कितनी फैल चुकी है ये भी हमें ध्यान में कर लेना चाहिए ताकि एक्शन लेने से पहले इससे हमें जरूरी है जानकारी इसकी होना। अब एक्शन लेने से पहले सूती, गीले व चुस्त कपड़े पहने हुए होने चाहिए ताकि आग नहीं पकड़ पाए। अब दोस्तों ये चीज जो है, ये नोट एक मैंने दिया है, ये नोट जो है जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे शोधकर्ता हैं, उनका यह दावा है कि सामान्यतया गैस सिलेंडर जो है वो आग लगने के लगभग 20 मिनट तक नहीं फटता है, भले ही वो भरा हुआ हो। तो यहां हमारे पास ये जो बिंदु है, कितनी देर से आग लगी है, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि 20 मिनट से पहले 15 मिनट या 10 मिनट, 8 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में हम वहां पहुंच चुके हैं तो गैस सिलेंडर को हम खुले स्थान पर ले जा सकते हैं बिना किसी डर के, सावधानी के साथ। और अगला जो एक बिंदु मैं भूल गया हूं यहां, उसको और देख लें। गैस सिलेंडर
में आग लगी हुई है या उसमें से गैस लीकेज है तो उसे सीधा ही ले जाएं, सीधा ही बाहर ले जाएं। यानी उसे टेढ़ा नहीं करना चाहिए कभी भी। टेढ़ा करने पर आग फैलने के या उसके दुर्घटना होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मूल चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगला एक पॉइंट और आता है कि विद्यालय सुरक्षा में नकारात्मकता कहां आती है और सकारात्मकता कहां आती है, ये चीज एक अपने और थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, नकारात्मकता और सकारात्मकता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विद्यालय सुरक्षा में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी, ये बहुत ही मायने रखती है अपने आप में। ये जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज है वो होनी चाहिए। देखिए, अग्निशामक यंत्र जो हमारा है, पानी है, रेत की बाल्टियां हैं, ये सुलभ और उचित स्थान पर न होना, ये नकारात्मकता है। पोषाहार पकाने वाले और विद्यालय स्टाफ का किसी भी दुर्घटना हेतु प्रशिक्षित न होना, विद्यालय के नजदीक मोबाइल टावर से रेडिएशन का खतरा नकारात्मकता की श्रेणी में आता है। नजदीक गौशाला होने से बरसात के दिनों में बीमारी फैलने का डर रहता है। आवारा पशुओं का विद्यालय के आसपास घूमना दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्षतिग्रस्त जो कक्ष हैं वो दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। विद्यालय से निकास हेतु खुले चौड़े गेट जो बाहर की तरफ खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों का फ्लो जो है अंदर की तरफ से आता है, जब भागने की जरूरत होती है तो बाहर गेट एकदम से खुल जाना चाहिए। वह उचित रास्तों का अभाव यदि है तो ये सारे पॉइंट्स जो है विद्यालय में, विद्यालय सुरक्षा में नकारात्मकता के प्रतीक हैं। पॉजिटिविटी क्या है? स्टाफ का आपसी समन्वय और सामंजस्य यदि है तो वो बहुत सकारात्मक बिंदु है। स्टाफ में युवाओं की मौजूदगी बहुत सकारात्मक बिंदु है। युवा स्टाफ बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं, हिम्मत होती है, निडर होते हैं। विद्यालय भवन के प्रत्येक कमरे से खुले में जाने के रास्ते सकारात्मकता है, बहुत बढ़िया चीज है ये। विद्यालय के निकट चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता यदि है तो ये और अच्छी बात है। स्टाफ में प्रशिक्षित सदस्यों का होना, यदि स्टाफ में कुछ सदस्य प्रशिक्षित हैं तो उनकी गाइडलाइन में पूरा स्टाफ काम कर सकता है। विद्यालय व सुरक्षा के प्रति स्टाफ में समर्पण की भावना, ये यदि है चीजें तो हम विद्यालय को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अब जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब साथियों, अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि अक्सर हमारे इस एरिया में होने वाले कुछ डिजास्टर्स हैं, कुछ आपदाएं आती रही हैं या आ सकती हैं, उनके बारे में आपको कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे। उन दृश्यों को देख करके आप समझ सकते हैं कि भिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बहुत सारे दृश्य और बहुत सारे इमेजेस जिससे आप विभिन्न आपदाओं के बारे में जान सकते हैं।
अब आइए दोस्तों, अपने इस मीटिंग के अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बिंदु है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा में सबसे पहले आते हैं रोड साइंस, यानी कि सड़क के या ट्रैफिक के जो चिन्ह होते हैं, वो उनके बारे में। चिन्ह भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के चिन्ह हैं, अब मैं जो बात बोलूंगा उसके चित्र आपको एक साइड में दिखाई देंगे। उन चित्रों को आप पढ़ सकते हैं, उन चित्रों को देख करके समझ सकते हैं। पहले प्रकार के जो रोड साइंस होते हैं वो होते हैं आदेशात्मक। दूसरे प्रकार के जो रोड साइंस होते हैं वो होते हैं सूचनात्मक। और तीसरे प्रकार के रोड साइंस जो होते हैं वो होते हैं चेतावनी। तो इन तीनों रोड साइंस के जो चित्र हैं वो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है उसमें आप देखिए कि सड़क किनारे हम कैसे चलें। फुटपाथ पर चलें या फुटपाथ नहीं है तो दाईं ओर चलें। सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर जेब्रा लाइन को यूज करते हुए सड़क पार करें। उसके बाद बत्तियों का जिक्र आता है। सड़क पर लाल बत्ती होने पर रुक जाएं, पीली बत्ती चलने पर तैयार रहें और हरी बत्ती जलते ही आप आगे चल सकते हैं। इसके बाद अगला जो चित्र है उसमें आप देखिए कि गाड़ी ड्राइव करते समय हमें सीट बेल्ट लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए और बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। यहां मैं युवाओं को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि कुछ युवा हैं जिनके तर्क होते हैं कि हेलमेट पहनने से हमारे बाल या हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। दोस्तों, जिंदा रहे तो हेयर स्टाइल बनाते रहेंगे, बाल संवारते रहेंगे, लेकिन हेयर और हेड ही नहीं बचेगा तो फिर संवारेंगे क्या। इसलिए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने, थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी हेलमेट पहने। अगला जो चित्र है उसमें बताया गया है कि तेज गति से वाहन कभी नहीं चलाएं। हर हाईवे का एक निर्धारित गति होती है, निर्धारित स्पीड होती है, उस गति से ही आपको वाहन चलाना है। नेक्स्ट, नशा करके कभी भी किसी भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए। नशा करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और दूसरे चित्र में दिखाया गया है ओवरलोडिंग से बचना चाहिए। क्षमता अनुसार ही लोडिंग करनी चाहिए और गाड़ी की क्षमता अनुसार ही उसमें सवारी बैठानी चाहिए। नेक्स्ट में एम्बुलेंस को निश्चित रूप से जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र रास्ता दें, एम्बुलेंस को जाने दें, क्योंकि वहां किसी की जान पर बनी होती है और जान की कीमत अमूल्य होती है। हॉस्पिटल के नजदीक से गुजरते समय गाड़ी का हॉर्न न बजाएं, मरीजों का ध्यान रखें, क्योंकि मरीजों को तेज आवाज डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट, किसी भी वाहन में जाते समय बिना फाटक के रेलवे लाइन को कई बार पार करना पड़ता है। तब वाहन को रेलवे लाइन के पास रोकें, दाएं और बाएं देखें। अगर दूर से भी ट्रेन आती दिखाई देती है तो उस पहले ट्रेन को गुजरने दें, तब अपना वाहन आगे बढ़ाएं। और पैदल यदि क्रॉस करते हैं तो ट्रेन के आगे से भागकर कभी भी पैदल क्रॉस ना करें, पहले ट्रेन को जाने दें फिर आराम से क्रॉस करें। यातायात के नियमों का निश्चित रूप से पालन करें, वरना एक्सीडेंट होना तय है। और एक्सीडेंट के बाद की जो स्थितियां होती हैं वो बहुत भयावह होती है, इसलिए इनसे बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। नेक्स्ट बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये न चाहते हुए भी हम सभी इसमें शामिल हैं। कभी ना कभी हम जरूर गलती करते हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल। लोग तो बाइक पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बाइक चलाते समय कान के लगा करके यूं टेढ़ा, और बाइक चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इसलिए कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। और कई बार हमें थकावट होती है, उसके बाद भी हम शरीर के साथ धक्का करते हैं और गाड़ी चलाते हैं। थकावट के समय दोस्तों कब आपको नींद आ जाएगी कोई पता नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको नींद आ गई। इसलिए थकावट होने पर कभी भी गाड़ी न चलाएं। नेक्स्ट बिंदु है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
इमरजेंसी मेडिकल कॉन्टैक्ट्स, आपके मोबाइल में या आपके पर्स में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना बहुत अनिवार्य है, ताकि आपके साथ किसी प्रकार की आपदा होने पर आपके जो परिजन हैं उनको सूचित करने में सहायता मिल सके। दुर्घटना होने पर किस प्रकार से मरीज की मदद की जा सकती है, घायल की मदद की जा सकती है, आप इन इमेजेस को देख करके, इनमें दिए हुए जो निर्देश है इनका पालन करके समझ सकते हैं। घायल को तुरंत टेढ़ा करके इस अवस्था में लिटाएं जो इमेज आपको दिखाई जा रही है। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस और पुलिस को तुरंत प्रभाव से सूचित करना चाहिए। और अगला बिंदु है सीपीआर। दोस्तों, सीपीआर क्या चीज है? मरीज घायल हो गया है, मरणासन कंडीशन में है, उसकी सांस रुकती हुई नजर आ रही है, तो हम उसको लेटा करके सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर देने का जो तरीका है इसमें समझाया गया है कि दोनों हाथ, जो उंगलियां, दोनों हाथों की पूरी हथेली, ये जो हिस्सा है हथेली का, ये इस तरह से करके आपका दायां हाथ काम करता है तो दायां नीचे रखें, बायां काम करता है तो बायां नीचे रखें, इस तरह से, और घुटनों के बल बैठ करके, और छाती का जो ये बिल्कुल बीच का बिंदु है, ये जो हमारे वक्षस्थल हैं इनके, और ये बीच का जो जहां क्रॉस बनता है, इस क्रॉस के ऊपर आपकी हथेली यहां टिकनी चाहिए, और घुटनों के बल बैठ करके, और छाती इतनी दबनी चाहिए कि 5 से 6 इंच दबे, और उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 मिनट में कम से कम 120 बार आप उसको दबा सकें, तब मरीज की जान बच सकती है। दोस्तों, तो सीपीआर देने का तरीका समझने के लिए इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से आप देख लें। कृत्रिम श्वास भी आप दे सकते हैं, वो तरीका भी इसके अंदर दिया हुआ है पेज में। और आगे जो है हार्ट अटैक होने पर, नेक्स्ट पेज में दिया गया, हार्ट अटैक आने पर हमें किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए या स्वयं की मदद करनी चाहिए। और नेक्स्ट, छाती और पेट घायल होने पर किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हड्डी टूटने पर किस तरह से मरीज की मदद की जा सकती है, किस अवस्था में उसको लेटाना चाहिए, कैसे जो है हड्डी को सपोर्ट देना चाहिए, आदि सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट पेज में यदि बिजली का झटका किसी को लग गया है तो उस घायल की हम किस तरह से, उस पेशेंट की किस तरह से मदद कर सकते हैं, इस पेज में पूरी बात समझाई गई है। नेक्स्ट, यदि आग लग गई है गाड़ी में, या कोई जल गया है, जलने पर या किसी के कपड़ों में आग लग चुकी है, तो उसकी जो हेल्प हम किस तरह से सड़क पर कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद जो है डूबते हुए व्यक्ति को, नेक्स्ट जो पेज हमारा है उसमें डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का तरीका जो है समझाया गया है। और लास्ट एंड फाइनल है दोस्तों कि दुर्घटना की स्थिति में घायल का हेलमेट कैसे उतारें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेलमेट 2 लोगों को मिलकर के, हो सके जहां तक 2 लोगों को मिलकर के, एक को उसकी गर्दन संभालना चाहिए और दूसरे को आहिस्ता से उसका हेलमेट उतारना चाहिए। आपको बेल्ट काटना पड़े या उसको किसी तरह से निकालने के लिए, अकेले हेलमेट निकालने पर मरीज को नुकसान हो सकता है। और रीढ़ की हड्डी टूटने पर 3 व्यक्ति जो है उस घायल को, एक पीठ को सहारा दे, एक गर्दन को सहारा दे और एक पैरों को सहारा दे। अगर रीढ़ की हड्डी में चोट है तो वो चोट अकेले आदमी, अगर 1 या 2 आदमी उसकी मदद करते हैं तो वो जो है चोट बढ़ सकती है, मरीज कोमा में जा सकता है। तो इस तरह से रोड जो सेफ्टी है, सड़क सुरक्षा है, उसका आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सो इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद। तो साथियों, हमारी इस मीटिंग के दौरान आपने आपदा प्रबंधन के बारे में काफी कुछ जान लिया है। वैसे ये विषय बहुत बड़ा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको इतने कम समय में एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, फिर भी मैंने मुख्य बिंदुओं को छूने की कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इसको बार बार देख करके और बच्चों को दिखा करके आप इसके बारे में चीजों को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में लुईप टीम ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, तो हम सब मिलकर लुईप टीम का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं डाइट हनुमानगढ़ का। सो थैंक यू, जय हिंद।